हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने परक्विजिट्स पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको क्या टैक्सेबिलिटी रहेगी, है ना। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसमें अगर एम्प्लॉयर का ओन अकोमोडेशन है तो उसमें कुछ और होगा, अगर रेंटेड है तो कुछ और होगा, और अगर आपको होटल में दिया है वही अकोमोडेशन तो उसका टैक्सेबिलिटी कुछ और होगा। ये चीज़ हमने देखी। हमने पढ़ा था कि सर दिस अकोमोडेशन कैन बी, एक तो अनफर्निश्ड हो सकता है, या फिर इट कैन बी फर्निश्ड। ये क्या हो सकता है? फर्निश हो सकता है। तो सर फर्निश्ड अगर अकोमोडेशन है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हमको था नहीं। फर्निश्ड में तो हमने सिंपली एक चीज पढ़ी थी सर, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। जो भी हमारी अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू है उसमें हम ऐड कर देंगे, हम क्या ऐड करेंगे? वैल्यू ऑफ फर्नीचर। और ये फर्नीचर में भी सर दो पार्ट देखी। अगर ये एम्प्लॉयर का ओन्ड फर्नीचर है तो हम सीधे ऐड कर देंगे 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर, और अगर यही फर्नीचर एम्प्लॉयर का रेंटेड है तो सर हम ऐड कर देंगे उसका एक्चुअल रेंट। तो सर फर्नीचर का पार्ट जो है वो इन ऑल द कैटेगरीज, चाहे अगर आपने को गवर्नमेंट ने दिया हो, एम्प्लॉयर ने दिया हो, उसका रेंटेड हो, ओन्ड हो, ये तो सेम है सर। प्रॉब्लम है सर सिर्फ अनफर्निश्ड के पार्ट। अनफर्निश्ड में हमने पढ़ा था कि सर अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है तो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन का वैल्यू क्या रहेगा सर? लाइसेंस फीस एज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। अगर अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दिया आपको, अगर आप किसके एम्प्लॉय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या फिर किसके हो, स्टेट गवर्नमेंट के हो, तो कितना आएगा सीधे लाइसेंस फीस एज डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, अनफर्निश्ड का वैल्यू। और अगर आपको इसके साथ में फर्नीचर भी दिया है तो उसमें ये फर्नीचर का वैल्यू क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, फर्नीचर का वैल्यू इसमें प्लस हो जाएगा। और अगर कोई रेंट अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे रिसीव कर रहा है तो रेंट क्या हो जाएगा? उसमें क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। फिर अगर आपके एम्प्लॉयर ने अगर आपको अकोमोडेशन दिया है तो यहाँ पर डिटेल प्रोविजन दी गई है, और नीचे हमने एक समरी भी पढ़ी थी। इस समरी में क्या कहा गया था आपको? ये कि अगर एनी अदर एम्प्लॉयर हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है और अकोमोडेशन अगर ओन है, तो आप देखते हो पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन 25 लाख के ऊपर है तो अलग, 10 लाख के ऊपर है तो अलग, अदर है तो अलग। 25 लाख के ऊपर अगर पॉपुलेशन है तो अनफर्निश्ड वैल्यू कितना आएगा? 15% ऑफ सैलरी। 10 लाख के ऊपर है तो 10% ऑफ सैलरी, और 7.5% ऑफ सैलरी। ये जो वैल्यू अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, ये वैल्यू कौन सा है? ये है अनफर्निश्ड। और इसमें ऐड अप करोगे अदर फर्निश्ड घर है तो फर्नीचर का भी वैल्यू आप इसमें क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। फिर अगर एम्प्लॉयर ने अकोमोडेशन रेंट पर लेके आपको दिया तो आप देखोगे अनफर्निश्ड वैल्यू क्या रहेगा? रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कितना रेंट पेड कर रहा है वो, और या फिर 15% ऑफ सैलरी, जो सैलरी उसका 15% व्हिचएवर इज लोअर, माइनस अगर एम्प्लॉय अगर कोई रेंट पे कर रहा है तो क्या होगा? उसमें से लेस होगा। और सर सैलरी के मीनिंग में हमने पढ़ा था कि सैलरी के मीनिंग में क्या आएगा सर? बेसिक सैलरी पूरा आएगा, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट आएगा, कमीशन पूरा आएगा, चाहे वो मंथली फिक्स हो या परसेंट ऑफ टर्नओवर कैसा भी हो, बोनस आएगा, एंड ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस आएंगे। ये हमने देखा था। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल्स करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के नोट्स में 13 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, पेज नंबर 55 के ऊपर क्या कहा है देखिए। मिस्टर सी इज अ फाइनेंस मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड में है ये, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो डेफिनेटली नहीं है ये, ठीक है। और आगे आपको क्या कहा गया है? कंपनी हैज प्रोवाइडेड विद हिम रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। कंपनी ने रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दिया है। अकोमोडेशन क्या है? अनफर्निश्ड, ठीक है। इट गिव्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इसकी आपको बेसिक सैलरी दे दिया 6000 पर मंथ, ठीक है। आपको बोला है बेसिक सैलरी 6000 पर मंथ है, डीए 2000 पर मंथ, और इसका सिर्फ 30% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, प्लस आपको बोनस मिल रहा है 1500 पर मंथ, 1500 रुपए पर मंथ आपको बोनस मिल रहा है। आगे क्या कहा है? इवन दो कंपनी allotted him accommodation, even though company allotted him accommodation, that is house, on 1st April 2019, 1 अप्रैल 2019 को आपको घर दिया गया, but he occupied the same from 1st November 2019। कंपनी ने आपको घर तो दे दिया था 1 अप्रैल को, बट आप रहने कब गए? 1 अप्रैल 2019 को।
कैलकुलेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। अब यहाँ पे पहला सवाल ये आता है कि सर घर तो मुझे अप्रैल से अलॉट हो चुका था, मैं एलिजिबल था, लेकिन मैं रहने के लिए गया नवंबर से, तो टैक्सेबल वैल्यू आएगी अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक क्या आएगी, या नवंबर 2019 से मार्च 2020 आएगी। सोचिए आप लोगों के हिसाब से क्या होगा। आपको पहला पॉइंट ये सोचना है, नंबर 1। नंबर 2 आपको ये सोचना है या ये कोशिश करनी है बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, मतलब अगर आप बोल रहे हो सर अप्रैल से मार्च होगा, तो अप्रैल से मार्च तक के टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन कितना आएगा। और अगर आप समझते हो कि नवंबर टू मार्च होना चाहिए, तो नवंबर से मार्च के लिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन कितना आएगा, आप लोगों को क्या करना है, सोचना है बेस्ड ऑन योर ओन एनालिसिस। सोचिए क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल का जवाब लेते हैं हम कि सर ये जो टैक्सेबल होगा ये 1-4 ऑनवर्ड्स टैक्सेबल होगा या फिर 1-11 ऑनवर्ड्स टैक्सेबल। अब इसका जवाब ये है कि भले ही आपको घर अप्रैल महीने से अलॉट कर दिया गया, बट आपने उसमें ऑक्यूपेशन यानी आप रहने के लिए कब से गए, 1-11 से, 1 नवंबर से गए, इसलिए जो टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी वो नवंबर ऑनवर्ड्स कैलकुलेट की जाएगी। और टैक्सेबिलिटी विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स, मतलब आप लोगों के नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। नवंबर 11, 12, जैन, फेब और मार्च, सिर्फ 5 महीने की आप परक्विजिट कैलकुलेशन करोगे। ये क्या है, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, आई होप आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं इसका जवाब क्या आना चाहिए हमारे लिए, व्हाट शुड बी आंसर। लेट अस, अब आप लोगों को ये घर मिला है, ठीक है, ये अकोमोडेशन आप लोगों को मिला है और हमें निकालनी है हमारी टैक्सेबल वैल्यू। चलिए तो लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, ठीक है, फॉर AY 2020-21, AY 2020-21 के लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टैक्सेबल वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है ना, ये सारी चीजें आप लोगों को बोली गई थी और अनफर्निश्ड वैल्यू निकालना है। अब पहला सवाल तो ये आता है कि मिस्टर सी इज द फाइनेंस मैनेजर ABC लिमिटेड में, मतलब बताता है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम with rent-free unfurnished accommodation in Mumbai, और he gives the following particulars, basic salary दे दिया, DA दे दिया। अब सवाल ये है कि ये जो अकोमोडेशन कंपनी ने दिया है, ठीक है ना, ये अकोमोडेशन कंपनी का ओन है या फिर ये अकोमोडेशन कंपनी का रेंट, क्या है? सोचिए आप लोग, मैं आपको 5 मिनट का समय या 2 मिनट का समय देता हूं, सोचिए क्या आना चाहिए आप लोगों के साथ। सोचिए और ट्राई कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिए आप। किया आप लोगों ने सॉल्व? अब
यहाँ पर कहीं पर भी आपको ये बोला है क्या कि कंपनी ने रेंट पे किया है इस घर के लिए या कुछ और है? मीन्स वी कैन नॉट से कि ये घर कंपनी ने रेंट पर लेके आपको दिया है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का ओन्ड है। और आपको कहा है दैट इट इज अनफर्निश्ड अकोमोडेशन गिवन इन अ सिटी मुंबई, मुंबई में दिया गया है। तो एक चीज हम मान सकते हैं कि सर पॉपुलेशन तो 25 लाख से ऊपर ही है, ठीक है ना? तो हमने पढ़ा था अगर ओन है, अनफर्निश्ड है और पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ऊपर है, देखिए पॉपुलेशन इज एक्सीडिंग कितना 25 लाख, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना होगा 15% ऑफ सैलरी माइनस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। अब इस केस में कैसा होगा देख लेते हैं हम लोग। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा 15% ऑफ सैलरी, बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, देखिए हम कहेंगे कि लेट अस सॉल्व दिस। सो व्हाट वी विल से, since accommodation is owned by employer and population is exceeding 25 lakhs, thus taxable value of unfurnished accommodation will be 15% of salary। ठीक है, कितना रहेगा 15% ऑफ सैलरी रहेगा। ये हमारा होगा पहला पॉइंट, ठीक है, ये हमने ले लिया फर्स्ट पॉइंट। अब लेट अस प्रोसीड सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या कहेंगे कि सिंस accommodation was occupied from, आपने accommodation occupied कब से किया था, देखिए क्वेश्चन में दिया है that he occupied it from 1/11, since accommodation was occupied from 1/11 2019, बराबर है। taxable value will be for the period 1/11/2019 to 31/03/2020 तक की आपका क्या रहेगा, टैक्सेबल वैल्यू रहेगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, बराबर। तो कितने महीने हो रहे बताइए मुझे, नवंबर, दिसंबर, जान, फेब, मार्च, 5 महीने हो रहे, बराबर है। तो दैट इज 5 मंथ्स, 25 मंथ्स। सिर्फ 5 महीने के लिए आपको क्या निकालनी है, टैक्सेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सैलरी का मीनिंग ले लेते हैं या सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर अकोमोडेशन। तो हम अकोमोडेशन के लिए क्या निकाल रहे हैं, सैलरी निकाल रहे हैं, ठीक है। और अकोमोडेशन के लिए जो सैलरी है हमारी, उसमें क्या क्या आएगा, बेसिक सैलरी आएगा, डीए फॉर्मिंग पार्ट आएगा, ऐसा डीए जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, कमीशन आएगा और टैक्सेबल अलाउंसेस आएंगे, बोनस एक्सेट्रा एवरीथिंग आएगा, ठीक है ना। और ये जो हमें लेने की है सैलरी, ये कितने महीने के लिए लेनी है, ओनली फॉर 5 मंथ्स। सर व्हाई, क्योंकि हम अकोमोडेशन कितने महीने के लिए मिला है, सिर्फ 5 महीने के लिए मिला है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, ₹6000 पर मंथ। तो ले लेते हैं हम लोग बेसिक सैलरी, ठीक है, ₹6000 इंटू 5 मंथ्स। लीजिए आप लोग कैलसी पे 6000 इंटू 5 मंथ कितना है, देखिए कितना आया, ₹30,000, 30,000, बराबर है। ये हो गया आपका बेसिक सैलरी। देन इसमें हम लोग और क्या लेंगे, डीए। कौन सा डीए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है ना। हमें वही डीए लेना है विच इज फॉर्मिंग पार्ट, और कोई भी डीए लेने का नहीं है। तो डीए फॉर्मिंग पार्ट कितना, देखो आपको डीए कितना मिल रहा है, 2000 पर मंथ, और इसके रिटायरमेंट बेनिफिट का फॉर्म कितना पार्ट करता है, 30%, बराबर है। तो हम लेंगे ₹2000 इंटू 5 मंथ्स इंटू 30%। कीजिए कैलसी पे आप लोग कीजिए, कितना आ रहा है मुझे बताइए, बराबर है। तो ये कितना आ रहा है बताओ, तो 2000 इंटू 5 बराबर है कितना होता है, 10,000। लेकिन 10,000 चाहिए क्या,
नहीं सर, हमें क्या चाहिए, इसका 30% चाहिए, बराबर है। तो इंटू 30% कितना आ रहा है, ये 3000 आ रहा है सर, राइट, ठीक है, ये एक हो गया आपका क्लियर। अब आगे बढ़ते हुए लेट अस प्रोसीड, अब आगे क्या कहा गया आपको देखते हैं। ये हो गया आपका बेसिक सैलरी आपने ले लिया, डीए फॉर्मिंग पार्ट आपने ले लिया। इसके अलावा आपको क्या मिला है, देखिए आपको बोनस मिला है 1500 पर मंथ का, तो लीजिए बोनस रुपीज 1500 इंटू 5 मंथ्स, ये कितना आएगा 1500 इंटू 5 मंथ्स, बराबर है। तो देखिए कितना मिल रहा है आपको, 7500 का आपको बोनस मिला है। इसके अलावा कुछ आपको मिला है क्या सैलरी के नाम पे, सर इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है। तो आपका कितना है सैलरी, देखिए 40,500। तब क्या कहेंगे इसको, सैलरी फॉर अकोमोडेशन, बराबर है। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू, तो निकालते हैं अभी हम लोग क्या कहा उसने, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन क्या रहेगा, कितना आएगा वो, ये जो आपने सैलरी निकाला है 40,500 का कितना परसेंट, 50%, 15%, बराबर है। तो इसका 15% कितना आ रहा है, 6075। ये क्या हो गया आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन हो गया। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें एक मिस्टर सी एक फाइनेंस मैनेजर है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड क्या है, फाइनेंस मैनेजर है, और कंपनी ने इसको क्या दिया, रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दिया है मुंबई में। और ये अकोमोडेशन वाली कंपनी ने उसको 1 अप्रैल से दिया है, लेकिन हम लोगों ने रहना कब से शुरू किया है, 1 नवंबर से। इसके टैक्सेबल वैल्यू जो रहेगा वो 1 नवंबर से ही शुरू होगा, बराबर है। तो टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट फ्रॉम 1 नवंबर टू 31 मार्च, जो कि कितने महीने आते हैं सर, 5 मंथ्स आते हैं सर। और हमने पढ़ा कि इसको क्या क्या मिल रहा है, बेसिक सैलरी मिल रहा है, डीए मिल रहा है, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट का फॉर्म कितना पार्ट करता है, ओनली 30% की फॉर्म पार्ट करता है, प्लस आपको क्या मिल रहा है, बोनस मिल रहा है। तो हमने क्या किया, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन ले लिया। हमें क्या निकालना है, टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की, हमने वो ले लिया सबसे पहले। देन वो जब टैक्सेबल वैल्यू हमको निकालनी है तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि सर ये कंपनी का ओल्ड अकोमोडेशन है और मुंबई में दिया है, इसलिए कितना आएगा, 15% ऑफ सैलरी आएगा, बराबर है। और सैलरी में क्या क्या आएगा सर, बेसिक सैलरी पूरा आएगा, डीए वही आएगा जो फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है, और बोनस भी आएगा। ये सब लेके कितना है 40,500, और सिंस पॉपुलेशन वाज एक्सीडिंग 25 लाख तो हमने उसका कितना किया 15%, तो टैक्स वैल्यू कितना है 6075। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर है। अगले लेक्चर में हम अकोमोडेशन के ऊपर ही कुछ और क्वेश्चंस करेंगे।